नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप ये क्लास पूरे लास्ट तक देखिए, चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत महत्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या है, हमारी आधी तैयारी ऐसे ही हो जाती है। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पूरी देखिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है तो वर्ग की परिधि क्या होगी। तो देखिएगा दोस्तों, ये यहाँ पे एक वर्ग है ना। हम ये वर्ग का डायग्राम है, ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप लोग तो जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर है आपका 24। तो हम यहाँ पर भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा निकल जाएगी आपकी, ये इधर जब पक्षांतर होगी तो ये अंडर रूट में चली जाएगी। तो ये यहाँ से आपकी निकल जाएगी, जो आपकी 4 और 4 गुणा 6 में टूटेगी तो 4 आपका बाहर में निकल जाएगा। तो ये दो में बाहर निकल जाएगा और बाहर में होगा आपका अंडर रूट में होगा आपका 6। तो ए का मान जो है वो हमारे पास 2√6 आ गया। अब हमें बोला क्या गया है कि वर्ग की परिधि क्या होगी। आप लोग तो जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं जो है बराबर होती है। तो इस लिहाज से इसकी जो परिधि होगी वो होगी आपकी 4a। क्या होगी आपकी परिधि? आपकी होगी 4a। तो 4 इंटू 2√6, तो ये आ जाएगा आपका 8√6। आपका क्या है, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इसी लिहाज से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%। तो हमें दोस्तों यहाँ पे a और b का मान रख के यहाँ पे क्या है, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम a और b का मान निकालते हैं। तो a प्लस बी का है आपके हमारे पास 60% और a माइनस बी का है हमारे पास a प्लस बी का है हमारे पास 40% और a माइनस बी का है हमारे पास 60%। तो यहाँ से हम 0 से 0 काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हमारे पास जो मान आया है वो आया है हमारे पास a प्लस बी, और a माइनस बी का आया है वो है हमारे पास 3/2। तो a प्लस बी का जो मान है वो 3 है और a माइनस बी का है वो 2 है। तो हम यहाँ पे क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान जब निकालेंगे तो हम सबको जोड़ देते हैं। तो सब कुछ जब जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा आपका 5। जब a बराबर 2a बराबर 5 है तो a का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2.5। जब a बराबर 2.5 आ गया है तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब a बराबर 2.5 होगा तो यहाँ पे b बराबर 0.5 रखेंगे तो 3 आएगा। तो b का मान जो आएगा वो आपका आएगा 0.5 और a का जो मान आया है वो आया हमारा 2.5। तो हम यहाँ पर क्या है, वैल्यू इनपुट कर देते हैं। तो पुट करने पर क्या करेंगे दोस्तों, पुट कैसे करेंगे हम, 2a बराबर 2a, तो 2a हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा दोस्तों, और 3b हो जाएगा आपका 3 पंचे 15 यानी कि 1.5, और यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा आपका 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.5/3, और जब इसको हम काटेंगे तो 5 7 35 और ये इधर 10 आ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा क्योंकि 0 आ जाएगा। तो 5 6 का 30, तो 7/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्या है, हल करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5,182 हो जाती है। 2 वर्ष में 5,182 हो जाती है और 3 वर्ष में 5,832 हो जाती है। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। देखिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखिएगा हमें मिश्र धन दिया गया है। हमें क्या दिया गया है,
मिश्र धन दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने से क्या है, हमें मूलधन मालूम पड़ जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 2 वर्ष में 5182 हो जाती है और 3 वर्ष में 5832 हो जाती है। तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्या है, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो 5832 में जब हम 5182 जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो आएगा हमारे पास 650 आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास ज्ञात हो गया 650। तो हम 2 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम गुणा 2 कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 1300। तो हमारे पास 1300 आ गया 2 वर्ष का ब्याज। तो ये है हमारा मिश्र धन और ये है हमारा ब्याज। तो हम जब इसमें से घटाएंगे तो क्या है, हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो 11 में 3 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, तो 3882 हमारा क्या है, मूलधन आ गया। तो ये आप सिंपली सा कर सकते हो दोस्तों, या तो आप इसमें भी कर सकते हो 3 वर्ष का ब्याज निकाल कर, इसमें भी घटा कर आप मूलधन निकालोगे तो भी निकल जाएगा, सेम यही आएगा आपका। दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों हमें तो क्या है, मूलधन दिया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे, हमें टाइम निकालना है। तो हम मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि हमारा मूलधन 100 है, P बराबर 100, और बोला क्या गया है कि यह 4 गुना हो जाती है, यानी कि जो मिश्र धन है वो हो जाती है आपकी 400। तो हमारा ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज देखो 300 आ रहा है ना। तो 300 कर देते हैं और इधर हम मान रख देते हैं। आप लोग तो जानते हो कि P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर। तो यहाँ पे 100 कर देते हैं और 15% का निकालना है और हमें टाइम निकालना है बटे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, 15 दूना 30, तो 20 वर्ष आपका क्या है, आपका टाइम आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा टाइम आपका, 20 वर्ष। कैसे कि हम माने हैं, कैसे माने हैं कि मूलधन हम 100 माने हैं और 4 गुना होने की बात कही है, तो हम 4 गुना कर दिए यानी कि 400। तो हमारा ब्याज निकल के आ गया हमारा 300। तो हम फिर मान को हम पुट कर देते हैं, तो फिर हमारा टाइम सिंपली सा निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। एसएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करेंगे, कितनी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 के बराबर है। तो हम इसे ट्री मेथड से करेंगे। चलिए हम इसे कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। कि जैसे कि यहाँ पे 5% दिया गया है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20, यानी कि 1/20 यहाँ पे क्या है, हमारा दर है। दर को क्या है, हम भिन्न में कन्वर्ट कर दें, क्या है 1/20। तो हम यहीं से क्या मान लेते हैं, इसी का हम क्या मान लेते हैं, वर्ग मान लेते हैं। इस वर्ग को हम क्या मान लेते हैं, हम मूलधन मान लेते हैं, P बराबर 400, ताकि हमें क्या है, काटने में आसानी हो। काटने में आसानी, आप कुछ भी मान सकते हो, 400 क्या आप 800 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मानने में क्या जाता है। तो P बराबर 400 यहाँ पे हम मान लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब ट्री मेथड से हल करते हैं। ट्री मेथड में कैसे करते हैं हम, अब हम माने हैं मूलधन P बराबर 400 माने हैं, तो 400 का 1/20 क्या होगा, तो ये आपका चक्रवृद्धि पे आ जाएगा। तो 400 का 1/20 निकाल लेते हैं। 400 का 1/20 होगा आपका 20, तो 20 यहाँ लिख देते हैं, 20 दूसरे वर्ष में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। फिर 20 का 1/20 निकाल देते हैं, क्योंकि हम इसका निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया है। किसका रेशियो आ गया है, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। ये कितना है, 41 है। और जो ये पहली लाइन है, ये वाली पहली लाइन, ये क्या है, ये पहली लाइन है वो साधारण ब्याज का रेशियो है। साधारण ब्याज कितना है, 40। तो अंतर कितना आ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच,
1 का आ रहा है, और जो एक्चुअल अंतर है वो है हमारा 63। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा 1 बराबर 63 हमारा आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अब हम मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मूलधन का भी रेशियो है। तो मूलधन का जो रेशियो है वो है हमारा 400। तो 63 इंटू 400 करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा, वो आएगा हमारा आएगा 25,200 हमारा आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या है, आपका ही फायदा होगा। आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे इसी प्रकार के क्वेश्चनों को, तो आपको क्या है, आपको हल आसानी से होगी। ठीक है, आप हल आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रृंखला 7, 11, 15 और 19 दिया गया है, और इसी प्रकार से ये कितना तक जा रहा है, 111 तक जा रहा है। तो बोला क्या गया है, कौन सा पद 111 होगा, कितना पद 111 होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला लगता है। वो फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो a बराबर क्या है, a बराबर है आपका प्रथम पद, n बराबर क्या है, वही पदों की संख्या है, n बराबर पदों की संख्या है, और d बराबर है आपका सार्वधातर। सार्वधातर यानी कि जैसे कि यहाँ पर सार्वधातर है 4 का, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, यहाँ पर भी पूरा 4 के अंतर में पूरा 111 तक गया है। तो ये कितने पद तक है, कितना पद है 111, ये हमें पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या है, मान रख देते हैं। तो हमें 111 का निकालना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो a है हमारा प्रथम पद 7 है, n हमें निकालना है कौन सा पद है, और d है हमारा 4 है। तो यहाँ से हम हल कर देते हैं। 4n - 4 और इधर है 111, तो 7 में 4 गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 108। यहाँ पे 4n, तो n का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मान आया, जो हमारा आंसर आया है वो आया है हमारा 27वां। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितने समय लगेगा। धारा की गति के साथ, ठीक है, नौका को कितना समय लगेगा। तो देखिएगा दोस्तों, स्थिर जल में नौका की गति, स्थिर जल में नौका की गति यानी नौका की गति को हम मान लेते हैं, हम v मान लेते हैं। तो v बराबर है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति को हम u मान लेते हैं, ये है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा करने में जब भी नाव धारा के साथ बहती है तो ये जुड़ जाती है। क्या होती है, जब भी नाव धारा के साथ बहती है तो वो जुड़ जाती है। तो v + u बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें क्या है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर आपको पता ही है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी बराबर है हमारे पास 100 किलोमीटर है, और चाल है हमारे पास 25 किलोमीटर। तो 25 चौके 100, तो 4 घंटे लगेंगे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें जो हमने बताई है वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी में आते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, किस प्रकार से हल इनके हो रहे हैं आप इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि दो शहरों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है।
एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। ठीक है, उसकी औसत गति क्या है? हमें औसत गति पूछी गई है, हमें दो गति दी गई है और उनका हमें औसत ज्ञात करना है। एक तो जाने की गति है और उसी रूट में आने की भी गति है। तो हमारा तो दूरी जो है वो तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि उसी वही दूरी में वो जा रहा है और वही दूरी में ही आपकी वो आ भी रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो हमारा कोई काम नहीं रहेगा, इसका हमारा कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि हमें औसत चाल निकालना है और हमारी दूरी सेम है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला आता है, आप इसको रट लीजिए, ये आपका हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ये वाले फार्मूला से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये मैंने देखा है ना। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिएगा, जब भी औसत चाल निकालते हैं तो 2xy अपॉन x प्लस वाई इसका फार्मूला होता है। तो x मानेंगे हम 30 किलोमीटर को और y मानेंगे हम 20 किलोमीटर को। तो हम मान रख देते हैं, तो 30 और प्लस 20 हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 और 4 या 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्त। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, मैं उसको आपको करवा रहा हूँ, जिससे आपका जो माइंड में जो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आते समय गति कितनी होगी? तो देखिए, अब यहाँ पे हमें औसत चाल दे दी गई है। देखिए, औसत चाल यहाँ पे दे दी गई है 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, उसकी औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे क्या है, किसी स्थान से यह जाता है, ठीक है, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस आता है, उसको हमें निकालना है। ठीक है, कम गति से वापस आता है, तो वापस आते समय उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी? तो औसत चाल बराबर आप जान ही रहे हो, अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये होता है आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो औसत चाल हमें दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, औसत चाल क्या है, हमें दे दी गई है। तो औसत चाल है हमारी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 गुणा, और हम क्या है x का मान रख देते हैं, x का मान है 16, हमें y का मान निकालना है, और 16 प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, तो अब करेंगे क्या, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 जब जाएगा तो ये आपका नीचे में 10 आ जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। ठीक है, 32 दूना 64 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5y बराबर है आपका 16 प्लस वाई। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना। तो यहाँ से ये 5 है और इधर है आपका y है, तो 5y बराबर 16 प्लस वाई। तो जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4y 16 और y बराबर जो आ जाएगा वो होगा आपका 4, आपका मान आ जाएगा। तो y बराबर कितना आपका आया, तो y बराबर जो आया वो है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिए कैसे करेंगे हल। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चले गया, तो शेष कार्य को अकेले बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया? तो यहाँ पे देखिए, ए जो है वो 12 दिनों में कार्य करता है और बी जो है वो 15 दिनों में करता है कार्य। तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क हो गया 60। तो अब हमें करना क्या है, देखिएगा दोस्तों, अब हम इसको भाग दे देते हैं। तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। तो ये है तो हमारी आ गई इफ़िशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता आ गई ए और बी की। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये इनकी टोटल जो कार्य क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 9।
तो अब देखिए, अब बोला क्या गया क्वेश्चन में, 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को ए अकेले बी ने कितने दिनों में पूरा किया। तो 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी कि 4 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा, है ना दोस्तों। जब 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर जा रहा है तो 4 दिन तक इन दोनों ने तो साथ में काम किया ही होगा। तो इनका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 चौके 36, और अब हम इसमें से ये घटा देते हैं तो 36 कार्य तो आपका हो चुका है। अब बचा कितना, 24। और इसको कितना और इसको कौन करेगा, बी करेगा अकेला, तो बी करेगा तो बटे 4 कर देते हैं। तो जब 4 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 6, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 घंटे में वो 6 दिनों में आपका सी आपका कार्य करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, कौन सा फार्मूला, MHD/W, यानी कि M बराबर होता है आपका आदमी, H बराबर होता है आपका हावर यानी कि घंटा, और D बराबर होता है आपका, D बराबर होता है दिन, और ये होता है बटे कार्य, W बटे कार्य। तो ये हमारा फार्मूला है। तो ये क्या है, हमारा फार्मूला है। तो हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो 16 आदमी 14 घंटे काम करते हैं, कितना करते हैं आपका, 12 दिनों तक करते हैं काम, और वो इसको बराबर कर देते हैं हम 28 आदमी करते हैं आपके 12 घंटे काम करते हैं, और उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे, माना कि x दिनों में पूरा करेंगे। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 से 12 चले गया, 14 दूनी 28 और 2 अट्ठे 16। तो x बराबर क्या है, 8 दिन, यानी कि 8 दिन उसको लगेंगे, है ना। तो 8 दिन इसको लगेंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों एसएससी के क्वेश्चनों को कितना इजी है आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बताऊंगा कि कैसे करेंगे इसको हल, है ना। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। इसको ध्यान रखेगा, 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद, यानी कि तीसरी प्रक्रिया के बाद जब यह दोहराया जाता है तो बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। 20% दूध को निकाला जा रहा है, यानी कि 20% को हम क्या करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1/5 हो गया। हमेशा भिन्न में कन्वर्ट कर देना किसी भी क्वेश्चन में। इससे क्या है, हमें हल करने में आसानी होती है, क्योंकि हमें क्या है, छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो इससे क्या है, हमें हल करने में आसानी होती है। तो ये तो हमारा हुआ शुद्ध दूध, ये क्या हो गया हमारा, प्योर मिल्क। हमारा क्या है, ये शुद्ध दूध, और एक निकाला जा रहा है, यानी कि 20% को निकाला जा रहा है, यानी कि एक दूध को निकाला जा रहा है 5 में से। तो 5 हमारे पास शुद्ध दूध है, और जो बचा हुआ दूध है वो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। हमारा शुद्ध दूध 5 है, बचा हुआ 4 है, ठीक है। तो ऐसा 3 बार किया जाता है। तो ये दूसरा बार फिर करेंगे 5 से 4, फिर तीसरा बार करेंगे 5 से 4। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा कि यहाँ से हम इसको जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 64। तो हमारे पास कितना बच रहा है, 64 भाग बच रहा है हमारे पास दूध, कितने में से, 125 में से। तो वही पूछा गया है कि तीसरी संख्या के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो 64 रह जाएगी, कितने में से, 125 में से, गुणा 100। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 का 24 और 25/5। तो ये आ जाएगा आपका 5 पंचे 25 और 5 का 5। तो 51.2% हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51.2%, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार के क्या है, आप 1-2 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तो आपको निश्चित से ये क्वेश्चन आपको ज़रूर बन जाएंगे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में।
क्योंकि अभी SSC टेस्ट का आपका होने वाला है, तो उस लिहाज से आपको अभी नियमित आपको पढ़ाई करनी है, मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 5:6:8 के अनुपात में है। ठीक है, यदि कुल राशि 240 रुपये, यानी हमें 240 रुपया है ना, ठीक है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको एक बात याद रखनी है, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार के जो पैसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं, पैसे और सिक्के वाले, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है आपका, आप याद रखिएगा, वैल्यू बराबर होगा आपका, यानी कि जो आपका मान होगा वो किसके बराबर होगा? आपका सिक्कों की संख्या इनटू प्रारूप, सिक्कों की संख्या इनटू प्रारूप। इसको आप मन में पूरा दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए। वैल्यू बराबर होगा सिक्कों की संख्या इनटू प्रारूप, यानी कि हमारे पास सिक्कों की संख्या है, मान लो कि पास 10 है, और कितने के सिक्के हैं? प्रारूप यानी कि जो कौन से सिक्के हैं, 5 के हैं कि 10 के हैं कि 20 के सिक्के हैं कि 1 रुपया के सिक्के हैं। तो हमारे पास मान लो कि बात 5 रुपया के कितने सिक्के हैं? 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। तो उसका जो मान आएगा, यानी कि वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 50 रुपया की। ठीक है, वो कितनी आएगी वैल्यू? 50 रुपया की। तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या है? हमारे पास ये है प्रारूप है। प्रारूप क्या है हमारे पास? हमारे पास है 1 रुपया। और एक बात और याद ध्यान रखिए, ये 50 पैसा है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं पैसे में, तो कन्वर्ट करने के लिए बटे 100 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2। इसी प्रकार क्या है? 25 पैसे है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे रुपयों में, तो रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 100 कर देंगे, तो ये भी आपका 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 प्रारूप है, एक है 1 रुपया हो गया, 50 पैसा हो गया यानी कि 1/2, और 25 पैसे यानी कि 1/4। और जो इनकी जो संख्या है, सिक्कों की संख्या, वो है आपकी 5:6:8 है। तो हम इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू निकल आएगा? हमारा वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया वैल्यू बराबर क्या है? सिक्कों की संख्या इनटू प्रारूप। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया, गुणा करेंगे तो 5, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 2। तो 5:3:2 तो हमारा वैल्यू आ गया है। तो जब हमारे पास वैल्यू आ गया है तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 5 3 8 2 10, तो 10 बराबर है आपका 240, तो 1 बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 24। तो हमें 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे है 8 है। देख पा रहे हैं आप? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इधर लिख लेते हैं, तो 24 × 8, तो 8 चौके 32 का 2 हासिल है 3, और 8 दूनी 16, और 16 और 3 19। तो 192 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 192 हो जाएगी। किसका? 25 पैसों का। इसी प्रकार से आप इनका भी निकालना। ठीक है, ये कितना है आपका? ये है आपका 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, और ये है आपका 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो आप इन दोनों का भी, तीनों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा। ये भी आपकी SSC CHSR में आए हुए क्वेश्चन है ये वाला, तो आप इसको अच्छे ध्यान से देखिएगा। राम ने अपने मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा। ठीक है, और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा, और शेष संपत्ति पुत्र को दी। यदि पुत्र को रुपये 6400 मिले तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी? तो हम करेंगे क्या दोस्तों? हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना राम की संपत्ति जो है वो है हमारी 30 रुपया है। ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है? राम की संपत्ति कितनी है? 30 रुपये है। 30 क्यों माने? 30 इसलिए माने ताकि हमको काटने में आसानी हो। ठीक है, हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो
तो अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 10 है ना। तो पत्नी को तो दिया है आपका 10 रुपया दिया, ठीक। और शेष का 3/5 भाग अपनी पुत्री के नाम छोड़ा, तो शेष कितना बचा, 20। तो 20 का 3/5, 5 चौके 20, यानी कि पुत्री को दिया आपका 12 रुपया, ठीक है। क्योंकि इसका शेष का 3/5 बोला गया है, तो शेष का 3/5 क्या आ गया, 12। तो और फिर शेष संपत्ति पुत्र को दी। तो ये तो हो गया 12 और 10 22, और 30 में से जब 22 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचा है, 8 बचा है। तो 8 को किसको दिया है, आपको पुत्र को दिया है, ठीक है दोस्तों। पुत्र को कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। और इसी का हमें क्या है, हमें क्या दिया गया है, वैल्यू दी गई है। तो पुत्र को 6400 रुपये मिले, तो 8 बराबर कर देते हैं हम 6400। 8 बराबर की क्या कर देते हैं हम, 6400 कर देते हैं। तो एक का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारा 800। और जो एक्चुअल है, तो अब यहाँ पे क्या हमारे पास जो माने हैं, मूल संपत्ति माने हैं, वो हमारा काम आ रहा है। तो हम क्या माने हैं, हम यहाँ पे मूल संपत्ति क्या माने हैं, हम 30 माने हैं, ठीक है। तो हमें मूल संपत्ति तो यहाँ पे 30 माने हैं, तो हम इससे गुणा कर देते हैं, तो 0। तो ये आ गया हमारा 24,000, हमारा राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे, ठीक है। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। दोस्तों इसके बनाने के इस क्वेश्चन को बनाने के कई मेथड हैं, लेकिन मैं आपको उस मेथड को बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिश्रण के नियम से बनाएंगे। जैसे हम मिश्रण निकालते हैं तो हम क्या है, मिश्रण के नियम से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए घोड़ा तो हुआ आपका 10% के लाभ पर। घोड़ा कितने में बिका आपका, 10%। सॉरी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। घोड़ा और क्या है, वाहन। घोड़ा आपका बिक रहा है हमारा, घोड़ा जो बिक रहा है वो बिक रहा है आपका 10% के लाभ पर। और जो वाहन बेचा गया वो 5% की हानि पर। तो 5% की हानि पर बेचा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। और चूंकि ये लाभ पर बेचा गया है घोड़ा, इसीलिए मैं प्लस का साइन लगा दिया। और टोटल जो से लाभ हुआ है वो से हमें हुआ है 1% का लाभ हुआ है। तो अब हम यहाँ से घटा देते हैं। तो 10 से जब 1 हम घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 9 आएगा। और जब तो 10 से घटाएं हम 1 और 1 से घटाएंगे हम 5। तो 1 से जब हम 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 6, क्योंकि जब 1 माइनस 5 करेंगे तो आएगा हमारा 6 आएगा, ठीक है। तो 6:9 का रेशियो आ गया। तो जो ये रेशियो आता है, जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो आता है वो आता है हमारा सीपी का आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो हमारे पास सीपी का रेशियो आ गया। तो सीपी का रेशियो जो आया है वो 6:9 का आया है। तो हम यहाँ से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसके बराबर कर देते हैं, 3 2 5, 5 को बराबर कर देते हैं 40,000 के। तो एक का मान आ गया हमारे पास 8,000। तो हमें घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो घोड़े का जो रेशियो है वो 2 है, तो गुणा 2 कर देते हैं। तो 16,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत उसकी कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 33% का लाभ हो। जब भी ना इस प्रकार के प्रतिशत में आए, आप इसको भिन्न में बदल दीजिए। भिन्न में बदलने से होता क्या, आपको हमको हल करने में हमको हल करने में आसानी होती है। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/20। तो जब भी छूट किस में दिया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य में ही दिया जाता है। तो मान लो कि ये तो है MRP और ये है आपका SP। तो MRP हमारे पास 20 है
है ना, यहाँ पे 20 है, ठीक है। MRP 20 और 1 की छूट दी जा रही है, यानी कि 1 की छूट दी जा रही है तो 19 में बेची जा रही है। 20 उसका MRP है और 19 में बेची जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 33% का लाभ हो रहा है। 33% का लाभ हो रहा है, यानी कि CP और SP, यानी कि 33% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपया का उसने वस्तु ली और 133 क्या है, बेच दी। 33% का लाभ हो रहा है, मतलब 33/100 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कटने वाला नहीं है, तो 100 से ये 133 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन में देखना है किसी वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत उसकी कीमत अंकित कीमत रखी जाए। तो हमें क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 7 का गुणा कर देते हैं, जिससे क्या है, ये भी 133 हो गया और ये भी आपका 133 हो गया। तो इधर भी 7 का गुणा कर देते हैं। तो इधर का जब 7 का गुणा किए तो ये हो गया हमारा 140। तो वही पूछा गया है कि कितना ऊपर रखना चाहिए, 40 ऊपर रखना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, गुणा 100। तो ये हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया हमारा 40% आ गया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या किया हम, क्योंकि MRP हमारे पास ज्ञात हो गया और यहाँ पे CP हमें 100 रुपया दिया गया है, तो 40 रुपया यहाँ पे अंकित किए। 40 रुपया यहाँ पे ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, CP के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे फिर हमारा 40% आ गया, ठीक है। दोस्तों चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहकों को 10% की छूट भी दे रहा है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा, और हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दी गई है, ठीक है। हमें लागत मूल्य पूछी गई है, तो हमें सेलिंग प्राइस दी गई है, वो कितनी है आपकी 216, और CP हमें पूछी गई है। बोला क्या गया है क्वेश्चन में, अपने लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100 रुपया है, और जब 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है तो MRP जो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि छूट किस में देगा, वो MRP में ही देगा, अंकित मूल्य में ही छूट देगा। तो 10% होता है हमारा, इसका हो जाएगा 12 रुपया। तो 12 रुपये की जब छूट देगा तो वो कितने में बेचेगा, 108 रुपये में बेचेगा। तो 108 हमारा रेशियो है और ये एक्चुअल रेशियो है 216, तो 108 को बराबर कर देंगे हम 216 के। तो 1 का रेशियो आ गया हमारा, 1 बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है हमारा क्रय मूल्य 100 दिया गया है। तो 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 200। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको क्या आसानी से हल कर पाओगे। ये 2 और 3 लाइन का मात्र हल है, ठीक है। आप इसको बिना पेन पेंसिल उठाए भी आप इसको कर सकते हैं, जब आप इसका प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो तब, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोसेफ की आय को 10% कम किया जाता है, यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। यानी कि हम जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यानी कि 10% क्या होता है, 1/10 होता है, ठीक है दोस्तों। 10% क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि उसकी आय को हम 10 से 9 कर रहे हैं। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी आने वाली, यानी कि उसकी आय उसकी 10 थी, पहले क्या थी 10 थी, बाद में कितनी हो गई 9। तो हमें पूर्व स्तर पर लाया जाए तो इसमें 1 की बढ़ोतरी करनी होगी, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे हैं हम, 9 के रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे हैं, तो बटे 9 इंटू 100, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो देख लिख सकते हैं यहाँ पे 343 है, 125 है, 81 है, 64 है। तो हम इन चारों संख्याएं में वो संख्या याद करनी है जो कि पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 64,
64 क्या है, पूर्ण वर्ग भी है, यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर होता है 64, और 4 का घन बराबर होता है, वो भी 64 होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 64 क्या है, पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, इतना अंडर रूट में दिया गया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे। चलिए इसको कैसे हल करते हैं हम, देखिएगा। यहाँ पे 15 है, हम इसको 9 + 6 में तोड़ सकते हैं। हाँ, हम इसको 9 + 6 लिख सकते हैं। तो 9 + 6 + 6 √6। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और 6 को लिख सकते हैं हम √6 का स्क्वायर, प्लस 6 को तोड़ सकते हैं हम 2 × 3 में √6। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला बन गया है। क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये a का स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, इसको तोड़ने पर हमारे पास ये हमारा फार्मूला आया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा a है हमारा 3 का स्क्वायर, सॉरी a है हमारा 3 है और b है हमारा √6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से ये आपका अंडर रूट कट हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 3 + √6। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आशा करता हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया क्या गया है, 1500 441 का मान क्या है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको क्या है 1 से 30 तक का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 1 से 30 तक का वर्ग स्क्वायर आपको पता रहना चाहिए मुँह जुबानी, ताकि क्या है आपको परीक्षा में आपको क्या है आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस कारण से आपको इसका याद रखना है। तो 441 का जो वर्गमूल है 441 क्या है, इसका वर्गमूल है अंडर रूट में 441 है। तो ये किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। तो 1500 प्लस हो जाएगा ये 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1521। तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप इसको, मैं बता रहा हूँ, आप उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो इकाई की संख्या है, यहाँ पे इकाई की संख्या, ठीक है, तो ये इकाई की संख्या पे 1 कैसे आया, जब 9, तो यहाँ पे क्या है 9 आ सकता है। जो हमारा वर्ग होगा या तो इसकी इकाई के अंक में 9 होगा या तो 1 होगा, यानी कि 9 × 9 = 81, यानी कि इसके भी इकाई के अंक में 1 आएगा। 1 × 1 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो उसके इकाई के अंक में या तो 9 होंगे, जो भी वर्ग होगा उसके इकाई के अंक में या तो 9 होगा या तो 1 होगा, तब यहाँ पे 1 लिखे हैं, तब यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर की आगे की 2 संख्या देखनी है। ठीक है, आगे की 2 संख्या देखनी है, ये किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। तो ये किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 15। तो हम यहाँ पे 3, तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, 3 × 4 कर देते हैं। तो 3 × 4 होता है हमारा 12। 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। एक बार और बताता हूँ कि 15 को हमें देखना है कि किसके बीच में आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो जब इसके बीच में आ रहा है तो हम इन दोनों का गुना कर देते हैं। तो दोनों का गुना करने पर क्या है, हमारे पास 12 आया। तो अब हमें देखना है कि जो 15 है वो 12 से छोटी है कि बड़ी है। तो 15 क्या है, 12 से बड़ी है।
तो हमें बड़ी संख्या लेना है। तो कौन सी संख्या लेना है? और इसकी तो हमें आगे वाली ही संख्या लेना है, ठीक है। इसकी तो हमें आगे वाली ही संख्या लेना है, तो आगे वाली संख्या 3 लेते हैं। और 15 को जब हम 12 से कंपेयर किए तो 15 क्या है, 12 से बड़ा है, तो हम बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या लिए तो हमारा जो आंसर आ गया तो 39 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका 39 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी का भी आप वर्गमूल निकालेंगे तो आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसका मान निकालना है। ये पूरे 10 तक है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, ये पूरे 10 तक है। तो इसका हमें मान निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को हमको याद रखना है। तो वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है हमारा n+1 अपॉन 2 और इसका पूरे का स्क्वायर। क्या क्या है? n और कोष्टक में n+1 अपॉन 2 और होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो n है हमारा 10, यानी कि n जो है पद कितना है? 10 है। तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो 10 + 1 अपॉन 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो 2 से 5 बार में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 11। तो 5 11 55। तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 55 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3025 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 3025 हमारा मान आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला फार्मूला आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये आपकी दी गई है, ये संख्या दी गई है, यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है और ये जो है वो 11 से विभाजित है। तो 5 6 m4 है ना, 5 6 m4। तो इस संख्या के लिए, किसी भी संख्या के लिए 11 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। कैसे? क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो सम स्थानों के अंकों का योग है और विषम स्थानों के अंकों का योग है वो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए ये है आपका सम स्थानों के अंक है, ये भी सम स्थान है। तो इसको जोड़ लेते हैं। 6 + 4, 6 + 4 कितना होगा? 10 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है? 5 + m। तो यहाँ पर भी 10 ही आना चाहिए, ठीक है, ताकि 0 आए। तो उनके अंतर का योग या तो उनका अंतर आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 का गुणा आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो 0 आने के लिए यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर तो 10 लाना पड़ेगा। तो 10 आने के लिए यहाँ पे क्या होगा? 5 आना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पे तो सही आंसर जो होगा वो हमारा m का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा m = 5, ठीक है दोस्तों। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आई होगी और निश्चित ही आपको ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपको, ठीक है। तो दोस्तों, आप यूँ ही हमें प्यार बनाए रखिए। तो चलिए हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।